हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डीएलएड का द्वितीय वर्ष का विषय सामाजिक विज्ञान शिक्षण की इकाई 5। जी हाँ, इसकी 5th यूनिट आपके लिए हम लेकर आए हैं। इसके पहले ऑलरेडी इकाई 1, 2, 3 और 4 की वीडियो लेक्चर हम ला चुके हैं, अन्य विषयों की वीडियो भी ला चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो चैनल पर एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान शिक्षण यानी कि सोशल स्टडीज, सोशल साइंस का 5वां इकाई होगा। याद रखिए ये ऑप्शनल सब्जेक्ट में से एक होता है। कुछ कॉलेजेस में ये ऑप्शनल सब्जेक्ट डिफरेंट होता है और मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण ही जो है वैकल्पिक विषय होता है। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण की इकाई 5 जिसका नाम है पाठ्यपुस्तकों एवं शिक्षण शास्त्र की समझ। जी हाँ, यहाँ टेक्स्ट बुक के बारे में और पेडागोजी के बारे में यानी कि कैसे इसे पढ़ाया जाता है इस विषय को, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी मिलेगी। यानी इन्हीं से संबंधित टॉपिक से क्वेश्चन होंगे, वो सब हम कवर अप करेंगे। पहले ही बता दूं कि इस वीडियो लेक्चर में आपको क्या क्या मिलने वाला है। इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस इकाई का ब्लूप्रिंट यानी कि अंक योजना, यानी इस 5वीं इकाई पर कितने अंक आवंटित है, इसको पढ़ के आप कितने अंक हासिल कर सकते हो, इसमें कौन कौन से अंकों के कौन कौन से प्रश्न आते हैं ये भी हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे पीवाईक्यूज की यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, यानी डीएलएड की पूर्व की परीक्षाओं में जो प्रश्न आए थे परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनको देखेंगे। साथ ही साथ उनके पॉइंट वाइज उत्तर कैसे लिखने होते हैं ये भी हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर शामिल करेंगे जो आने वाले डीएलएड की परीक्षा के लिए गेस्ट क्वेश्चंस होंगे, यानी इनके आने वाले डीएलएड की परीक्षा के लिए वो संभावित प्रश्न होंगे जिनके आने की पूर्ण संभावना होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं इसकी इकाई योजना ने अंक योजना की। तो अगर बात करूं मैं इसके ब्लूप्रिंट की, इसके अंक योजना की, तो इस पर जो कुल अंक आवंटित है वो है कुल 15, सॉरी माफ कीजिएगा 10 अंक। कितने अंक? 10, यानी 10 मार्क्स आप हासिल कर सकते हो इस एक इकाई को पढ़कर। तो टोटल 10 मार्क्स हासिल हो जाएंगे। बड़ी यूनिट है, 10 नंबर कम नहीं होते, अच्छा खासा आपका वेटेज है इस पर। यहाँ पर टोटल वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 2, यानी एक एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। फिर 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, यानी टोटल कितना हो गया? 4 नंबर। फिर 4 अंक का भी एक प्रश्न आएगा, तो 4 4 8 8 2 10। तो इस प्रकार से कुल 10 अंक आवंटित है इस इकाई 5वीं पर, ध्यान रखेंगे। और इसका नाम क्या है? पाठ्यपुस्तकों एवं शिक्षण शास्त्र की समझ, यानी कि यहाँ पर टेक्स्ट बुक साथ ही साथ पेडागोजी जो होगी उसकी बात होगी। तो इतना इंपॉर्टेंट ये यूनिट होने वाला है, ये क्वेश्चंस वहां से आने वाले हैं। 10 अंक आप हासिल कर सकते हो इस एक वीडियो को देखकर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यदि आप मध्य प्रदेश डीएलएड की परीक्षा को डिस्टिंक्शन मार्क के साथ पास करना चाहते हैं, 90 एबो स्कोर करना चाहते हैं, साथ ही साथ अपना डीएलएड का जो डिप्लोमा डिग्री है उससे आप 90+% के साथ डिस्टिंक्शन के साथ बनाना चाहते हैं, तो आप हमारा संपूर्ण कोर्स जरूर परचेस करें। इस संपूर्ण कोर्स में आपको नोट्स, वीडियो लेक्चर, मैराथन लेक्चर, हर विषय का हर इकाई का एक्सक्लूसिव प्रश्न उत्तर, हर विषय का हर इकाई का डिटेल प्रश्न उत्तर, हर विषय का हर इकाई का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी डीएलएड की पूर्व परीक्षाओं में 2020, 21, 22, 23, 24, 25 इन वर्षों में जो प्रश्न पत्र आए थे वो क्वेश्चन पेपर भी हर विषय के आपको मिल जाएंगे इस पूरे कोर्स के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, बहुत सारा आपको मटेरियल मिल जाएगा, कहीं और बुक्स नोट्स ये सब खरीदने की अटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी एक कोर्स से आपकी तैयारी हो जाएगी। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके 2026 का अभी या जो भी आपका वर्ष चल रहा है वो कोर्स जो आप परचेस कर सकते हो द्वितीय वर्ष का। कोर्स परचेस करने के लिए आपको सीधा सीधा लिंक क्लिक कीजिएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको 33% की छूट मिल जाएगी। किसी और कूपन कोड वगैरह की जरूरत नहीं, डायरेक्टली बिना कूपन कोड डाले डायरेक्ट परचेस कीजिएगा, 33% की छूट ऐसे ही मिल जाएगी। तो ये हो गई कोर्स के बारे में बात। चलिए बढ़ते हैं अपने महत्वपूर्ण टॉपिक्स की ओर। तो हम बात करें महत्वपूर्ण टॉपिक्स की, तो सबसे पहले यहाँ पर एक प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली निम्न प्रविधियों का वर्णन। यानी कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में यानी कि सोशल स्टडीज में जो मेथड्स प्रयोग की जाती है, जो प्रविधियां इस्तेमाल की जाती है उसके बारे में बात करिए। कौन कौन से मेथड, कौन कौन सी प्रविधि इस्तेमाल होती है। तो भाई देखिए, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान शिक्षण, इसको पढ़ाने के लिए कई शिक्षक कई तरह के विधियों का प्रयोग करते हैं। अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में, अलग अलग पाठ्य पुस्तकों में अलग अलग मेथड्स मिल जाएंगे ना। अब यहाँ पर जो किताबी भाषा उसकी बात हम बाद में करते हैं, पहले हम खुद ही समझ लेते हैं कि सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी प्रविधि मेथड इस्तेमाल होती है। तो भाई सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए ना कई प्रकार की प्रविधियां, कई प्रकार की मेथड्स इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए कि हर विषय का, हर टीचर का अपना पढ़ाने का अलग अंदाज होता है, अलग मेथड होती है। इवन हर कक्षा स्तर के हिसाब से जो पाठ्यपुस्तक तैयार होती है, जैसे 5वीं की पाठ्यपुस्तक होगी, 6वीं की पाठ्यपुस्तक होगी, इसमें सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का एक अलग ही लेवल होगा, एक अलग तरीका होगा, एक अलग मेथड होगी, अलग प्रविधि होगी, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के ज्ञान के अनुसार, बच्चे की कक्षा एवं आयु स्तर के अनुसार शिक्षण विधि, शिक्षण प्रविधि भिन्न होगी।
यानी सबके लिए सेम मेथड, सबके लिए सेम किताब, सबके लिए सेम विधि जो है, प्रविधि जो है इस्तेमाल नहीं हो सकती। हम डिफरेंट डिफरेंट प्रविधियों का मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बच्चों की आयु भी अलग होती है, बच्चों का ज्ञान का स्तर भी अलग होता है। क्लियर, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और हर विधि का, हर मेथड का अपना एक ऑब्जेक्टिव, अपना एक मकसद होता है कि भाई हमें क्या हल करना है, यानी किन परेशानियों को बच्चों को दूर करना, या उस तरह से पढ़ा के हम क्या हासिल करना चाहते हैं, बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, किस प्रकार का ज्ञान देना चाहते हैं। तो ये सब ध्यान में रखकर ही विधियों का चयन किया जाता है। अब इनमें कई चीजें हो सकती है, क्लासरूम में बिठा के पढ़ाना, या फिर लैब में ले जाके प्रैक्टिकल कराना, क्षेत्र भ्रमण कराना। जैसे ज्योग्राफी पढ़ानी है तो मिट्टी के बारे में पढ़ा रहे हैं, मृदा के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो सॉइल के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो अब बच्चों को अलग अलग जगह लेकर जाना जहां अलग अलग प्रकार की सॉइल, मृदा ये सब देखने मिले, है ना। तो ये सारी चीजें रहती हैं, ध्यान रखिएगा। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण के कई सारी प्रविधियां हैं, उनमें से कुछ प्रविधियां निम्नलिखित यहां पर दी जा रही हैं, ठीक है। पहली प्रवृत्ति है प्रश्न प्रवृत्ति, यानी क्वेश्चन टेक्निक, यानी प्रश्न पूछना, यानी प्रश्न सिखाना, फिर उसका उत्तर बताना या उनसे उत्तर पूछना या लिखवाना, ये चीज। दूसरा कथन प्रवृत्ति, नरेशन टेक्निक, यानी किसी भी एक टॉपिक पर कथन, नरेट किया जाए, यानी डिक्टेट किया जाए, यानी कहानी जैसा सुनाया जाए, बच्चे उसको सुने समझे। तीसरा वही परीक्षा प्रविधि, यानी एग्जामिनेशन टेक्निक, यानी कुछ टॉपिक बताया जाए, बच्चे उससे स्टडी करेंगे, उन्हें समझाया जाए, फिर परीक्षा ली जाएगी, तो उन्होंने कितना सीखा कितना नहीं, ये इवेल्युएट कर लेंगे, मूल्यांकन कर लेंगे, पता चल जाएगा। ये भी एक मेथड है। फिर है उदाहरण प्रवृत्ति, जिसमें एग्जाम्पल दिया जाए, इलिस्ट्रेशन दिया जाए, यानी कि उनके सामने रखा जाए कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा नहीं होता, यानी उनके सामने वो उदाहरण प्रस्तुत किया जाए जिससे बच्चे सीख सके। फिर सेमिनार लिया जाए। सेमिनार तो आप समझते होंगे कि बहुत सारे, पूरी कक्षा को, कई सारी कक्षा के या बहुत सारे लोगों को बिठा कर वहां कुछ ना कुछ भाषण दिया जाए, किसी टॉपिक पर चर्चा की जाए, वाद विवाद जैसा कुछ हो, तो ये इस तरह की चीजें भी आयोजित की जा सकती हैं। ये सब भी मेथड्स है, ये सब प्रविधियां हैं विज्ञान शिक्षण की, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की। तो ये जितनी भी आप देख पा रहे हो, ये सब के सब सामाजिक विज्ञान शिक्षण या सामाजिक अध्ययन शिक्षण जो है, उसमें प्रयोग की जाने वाली प्रविधियां हैं, उसमें प्रयोग आने वाली मेथड्स हैं। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, इन्हीं को आपको ध्यान में रखकर पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा प्रश्न रहेगा कि सामाजिक अध्ययन में भ्रमण की उपयोगिता या महत्व, यानी सामाजिक जब अध्ययन किया जाएगा, यानी जब सोशल स्टडीज पढ़ाई जाएगी, तो जो भ्रमण होता है, या जिसे कहते हैं आप घूमना या साइट पर पहुंचना, आपने अक्सर देखा होगा कई बार जब क्लासरूम में कुछ चीजें पढ़ाई जाती है, उसके अलावा भी अन्य जानकारी की जरूरत पड़ती है, बच्चे उतने बढ़िया से नहीं समझ पाते हैं, तो उसके लिए यथा स्थान पर लेकर जाना, उस स्थान पर ले जाना जहां उन्हें पढ़ाया, जैसे मैंने अभी पिछले प्रश्न में एक उदाहरण दिया था, एक एग्जांपल दिया था कि मृदा के बारे में पढ़ाना है, सॉइल के बारे में पढ़ाना है, और सॉइल अलग अलग टाइप की होती है, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, तो इस प्रकार की मिट्टी अलग अलग एक क्लासरूम में बैठ के नहीं दिखाई जा सकती, या बच्चे उसका वास्तविक अनुभव नहीं ले सकते। तो अगर वास्तविक अनुभव लेना है, यानी रियल टाइम एग्जाम्पल सेट करना है, तो बच्चों को वहां ले जाना होगा जहां अलग अलग टाइप की सॉइल मिलती होगी, वहां बच्चों को हम दिखा पाएंगे और बेहतर तरीके से। तो भ्रमण का बहुत ज्यादा महत्व है, खासकर सोशल साइंस के इस सोशल स्टडीज सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय में। क्यों? क्योंकि इसमें हम ज्योग्राफी, भूगोल के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हमको अलग अलग प्रकार के, जैसे अर्थ के बारे में नदी, पेड़, पहाड़, पौधे, जंगल, इसके बारे में पढ़ना होता है, डेजर्ट, मरुस्थल, इसके बारे में पढ़ना होता है। साथ ही साथ इसमें आप देखोगे, इसमें यहाँ पर सिविक्स, नागरिक शास्त्र भी रहता है, जहां पर एक अलग अलग समाज का अध्ययन करना होता है। तो अलग अलग समाज के इलाके में अलग अलग जगहों पर किस तरह के लोग रहते हैं, पहनावा कैसा होता है, जाति, धर्म, बोली, भाषा, इन सब की जांच करनी होती है, समझाना पड़ता है। तो बच्चों को इन फील्ड में ले जा सकते हैं। तो भ्रमण से बहुत ज्यादा वास्तविक जानकारी और ज्ञान हासिल किया जा सकता है बच्चों के द्वारा, अगर हम उन्हें कहाँ ले जाएंगे, भ्रमण के लिए ले जाएंगे, अगर हम उन्हें घूमने ले जाएंगे, वास्तविक स्थल पर ले जाएंगे, ऑन साइट लेकर जाएंगे, तो भ्रमण का बहुत महत्व है, ये तो जान लीजिए। दूसरा कि ऐसा करने से बच्चों में बोरियत, निरस्ता खत्म होती है। वैसे तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण आपको पता होगा कि पूरा थ्योरी है, गणित जैसा नहीं है, विज्ञान जैसा नहीं है कि कोई इसमें सवाल हल करने होंगे, प्रैक्टिकल होगा, थ्योरी ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, पूरी थ्योरी होती है सोशल साइंस में, सोशल स्टडीज में। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक समय में क्या होता है, अगर हम कक्षा में बैठकर ही पढ़ते रहे थ्योरी, तो बच्चे बोर हो जाते हैं, बच्चों में निरस्ता आने लगती है, उनकी रुचि खत्म होने लगती है। तो बच्चों में जिज्ञासा विकसित करने के लिए, बच्चों में रुचि लाने के लिए, बच्चों को अगर भ्रमण कराएंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से इसमें रुचि भी आएगी, समझ भी आएगा, और लंबे समय तक वो याद भी रख पाएंगे, और रटन प्रवृत्ति जो होती है वो आदत भी उनकी छूटेगी, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण में क्या होता है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में क्या होता है कि हम सामाजिक परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति, है ना, इन सब की बात करते हैं, ज्योग्राफिकल फीचर से लेके फिजिकल फीचर से लेके सब कुछ हम बात करते हैं। सोशल स्टडीज भी होती है इसमें ना, सामाजिक अध्ययन भी होता है। तो याद रखिएगा, इन सब के लिए भ्रमण बहुत बहुत आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है। तो अगर इसके भ्रमण में
क्या क्या महत्व है, यानी भ्रमण करने से सामाजिक अध्ययन शिक्षण में क्या क्या महत्व अगर पूछा जाए तो भ्रमण करने से सामाजिक अध्ययन में निम्नलिखित महत्व दिए जा रहे हैं। नंबर 1, प्रत्यक्ष और अनुभवात्मक अधिगम, यानी कि प्रत्यक्ष यानी एकदम सामने, है ना, सामने होगा रियल टाइम, और अनुभवात्मक यानी एक्सपीरियंस आएगा, यानी अनुभव करके सीखेंगे बच्चे। दूसरा, व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। जो चीजें सिर्फ थ्योरी में टीचर समझाएगा वो चीज अपने सामने होते बच्चे देखेंगे तो उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगा। फिर जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं कि मैं मरुस्थल के बारे में बताऊं कि मरुस्थल में पेड़ पौधे मिलते हैं, कांटे वाले मिलते हैं, उसमें ऐसे जीव मिलते हैं, सूक्ष्म जीव मिलते हैं, तो अगर जब तक मरुस्थल लेकर जाएंगे नहीं और बच्चे वहां खुद ही कैक्टस के पेड़ या कांटेदार झाड़ियां ये सब देखेंगे नहीं, रेत के कण देखेंगे नहीं, उस गर्मी को महसूस नहीं करेंगे, तब तक बच्चों को उतना समझ नहीं आएगा ना। तो वास्तविक उन्हें ज्ञान तब होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज तब आएगा जब उस स्थान पर पहुंचेंगे। ठीक। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ, जी हाँ, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग, ये भी उन्हें बच्चों को कब होगी, जब बच्चों को प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसकी बात कर दिया, या फिर बच्चों को ताजमहल, लाल किला के बारे में बात की जाए, है ना, तो बच्चों को क्या करना होगा, वो चीजें हमें ऑनसाइट जाकर दिखानी होगी। जैसे अयोध्या मंदिर, भाई 500 सालों से केस चला, तो बच्चों को अगर इसके बारे में पढ़ाया जाएगा, तो बच्चों को अगर वहां का वातावरण दिखाया जाए, उस स्थान पर, यथा स्थान पर बच्चों को पहुंचाया जाए, तो बच्चे ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर पाएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। उन्हें ऐतिहासिक समझ भी आएगी, है ना, उन्हें अपने सांस्कृतिक समझ के बारे में पता चलेगा कि हमारी संस्कृति कैसी है, हमारा इतिहास कैसा रहा, ये सब पता चलेगा। तो हाँ, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में भ्रमण का बहुत ज्यादा महत्व है। और क्या क्या महत्व, तो हमने यहाँ पर 4 पढ़े, प्रत्यक्ष और अनुभवात्मक शिक्षण, व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक और भावनात्मक विकास, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, ये भी हो जाएगा बच्चों को। तो इतना सब महत्व है किसमें, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में भ्रमण का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि शिक्षण शास्त्र के प्रमुख सिद्धांतों को विस्तार से समझाइए। शिक्षण शास्त्र एंड पेडागोजी के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत है, उसको समझाना है। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो ये कि हर विषय को पढ़ाने का अपना एक प्रिंसिपल, अपना एक सिद्धांत होता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लिखित सिद्धांत है हर टीचर उसी को रट के उसी को फॉलो करे। खुद से अपने अनुभव के अनुसार, अपने छात्रों के ज्ञान के अनुसार, अपने छात्रों का नॉलेज लेवल देखकर उन्हें उस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है, उन्हें समझाया जा सकता है, या प्रविधियां, प्रिंसिपल्स जो है वो डेवलप किए जा सकते हैं, सिद्धांत बनाए जा सकते हैं। तो वही हम बात करने वाले हैं। तो शिक्षा शास्त्र के सिद्धांतों का अर्थ और महत्व जो है बहुत संतोष ढंग से समझा जा सकता है, उन्हें बताया जा सकता है। कैसे, तो भाई बच्चों को हम क्या करेंगे, अलग अलग विधियों से, अलग अलग मेथड से, अलग अलग विभागों से छात्रों को हम समझा सकते हैं। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कक्षा में कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका ज्ञान का स्तर बाकी विद्यार्थियों के ज्ञान के स्तर के अनुसार नहीं होता। कोई बच्चा 90% का होगा, हो सकता है उसका IQ बहुत ज्यादा हो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 50-60% वाले होंगे, पर अगर हम सिर्फ 90% के लायक पढ़ाएंगे तो बाकी बच्चों को नहीं समझेगा, या एकदम निचले स्तर पर जाएंगे, 50-60% के बेसिक से पढ़ाएंगे, तो जो उच्च स्तर के ज्ञान के बच्चे होंगे, इनका IQ लेवल हाई होगा, जो प्रतिभाशाली बालक होगा, उसे लगेगा कुछ नया सीखने ही नहीं मिल रहा है। इसलिए शिक्षक को पहले से आधारित सिद्धांत पर नहीं चलना चाहिए, उसे कक्षा का स्तर जांच के, बच्चों के ज्ञान का स्तर जांच के फिर पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो उन्हीं प्रिंसिपल्स की हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है सक्रिय भागीदारी और छात्र केंद्रित दृष्टिकोण। ठीक है, सक्रिय भागीदारी मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी बच्चे जो होंगे वो कक्षा में, ऐसा नहीं कि टीचर आया क्लास में सिर्फ बोले जा रहे, घंटे टीचर ही बोल रहा है, बच्चे कोई सवाल जवाब नहीं, बच्चे की कोई भागीदारी नहीं, बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए उस पढ़ाई में। ठीक है, पढ़ाई जो होती है वो एक तरफा नहीं होती, 2 तरफा होती है, यानी शिक्षक छात्र से और छात्र शिक्षक से इंटरेक्शन करते हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरा, छात्र केंद्रित दृष्टिकोण होगा। टीचर को तो ऑलरेडी बहुत सारा नॉलेज है, वो एक बार में बोल देगा, टीचर को तो पहले से समझता है, तो ऐसा नहीं, हमें छात्र को ध्यान में रखकर पढ़ाना है। हमें ये ध्यान रखना पढ़ाते वक्त, सिखाते वक्त, शिक्षण करते वक्त कि स्टूडेंट इस एज में क्या समझता है और क्या नहीं, है ना। तो पढ़ाई हमेशा छात्र को केंद्र में रखकर, यानी स्टूडेंट सेंटर्ड जो है स्टडीज होनी चाहिए, पढ़ाई जो होनी चाहिए छात्र को केंद्र में रखकर होनी चाहिए। ठीक। दूसरा, पूर्व ज्ञान से जुड़ाव, और शिक्षक को हमें ऐसा पढ़ाना चाहिए हमेशा कि उसके पिछले नॉलेज से कनेक्ट कर पाए। यानी मान लीजिए हम, अगर मैं कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा हूं, तो कक्षा 7 में जो सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल ये सब पढ़ाया गया होगा, उसी के आधार पर कक्षा 8 को पढ़ाऊं, है ना। नहीं तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। बच्चे को क्या लगेगा कि हमने जो पिछला सीखा वो कोई काम का ही नहीं है, या पिछला जो समझाएगा पढ़ाएगा उससे तो कुछ नया अलग पढ़ाई जा रहा है, कुछ भी उससे मिलता जुलता नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए नया ज्ञान देना चाहिए, शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए, ये भी एक शिक्षण पेडागोजी एक प्रिंसिपल है। फिर प्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, बच्चों में एक प्रेरणा, एक मोटिवेशन, एक कह सकते हो कारण होना चाहिए जिससे बच्चा सीखे। बच्चा को लगना चाहिए कि मैं क्यों पढ़ूं ये बात, कोई भी पाठ मुझे पढ़ाया जा रहा है तो बच्चे के अंदर ये पहले
ये सबसे पहला ये सवाल होता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं या ये पढ़ के क्या फायदा होगा। तो बच्चे कहते हैं कि मोटिवेशन होना चाहिए, है ना। नंबर आना, परीक्षा में से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये अलग मोटिवेशन है, ये अलग बात है, ठीक है। वो तो हर पार्ट में से कुछ ना कुछ प्रश्न आएगा, कुछ ना कुछ अंक हासिल होगा, पर उससे नया क्या सीखने मिलेगा, बच्चे के जीवन में उससे क्या सुधार होगा, बच्चे को क्या अनुभव प्राप्त होगा, आगे चल के जीवन में उसके क्या काम आएगा उस पार्ट को पढ़ने से, ये चीजें भी पता होनी चाहिए। यानी कुछ भी जब पढ़ाया जाए तो एक कॉज ऑफ मोटिवेशन यानी कि एक प्रेरणा का कारण जरूर होना चाहिए। फिर चौथा, रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ ऐसा, यानी बच्चों से भी उम्मीद करना चाहिए कि बच्चे भी उसमें कुछ अपना दिमाग लगाएं, कुछ क्रिएटिविटी करें जिससे नई चीज संभल कर आए। अब ऐसा ही होता है, अगर आप शिक्षक पहले भी कुछ आप में से कुछ होंगे जो टीचर बन चुके होंगे, कहीं ना कहीं पढ़ाते होंगे, और कुछ लोग अभी पढ़ाएंगे आगे चल के। तो मैंने भी जब तक पढ़ाया तो मैंने हमेशा देखा है, हर साल वही, मतलब 9-10 साल से पढ़ा रहा हूं, तो हर साल क्लास में वही बैच, वही सिलेबस चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो क्या होता है, हर बार वही पार्ट पढ़ाता हूं, लेकिन कुछ ना कुछ बच्चे ऐसा सवाल पूछ देते हैं जो अब तक वैसा डाउट किसी स्टूडेंट ने ना पूछा। तो हर बार कुछ ना कुछ नया सोच, हर बार कुछ ना कुछ नई रचनात्मकता, क्रिएटिविटी नजर आ जाती है। तो ये होना चाहिए, इससे दोनों के ज्ञान के स्तर में वृद्धि होती है, स्वयं छात्रों के भी और टीचर के भी। तो टीचर भी सोचता है यार ऐसा डाउट तो कभी किसी ने नहीं पूछा, या इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को कभी किसी ने नहीं सोचा, तो ये भी सही है, चलो ये भी जानने का मौका मिला, या इस पर भी थोड़ा सा हम ज्ञान दे पाए, इसके पहले कभी नहीं दे पाए होंगे। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये सब जो है ये शिक्षण शास्त्र के प्रमुख सिद्धांत हैं, मेजर प्रिंसिपल्स हैं ऑफ पेडागोजी इन सोशल स्टडीज, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक अच्छे सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के सामान्य एवं विशिष्ट गुणों की विवेचना कीजिए। एक जो अच्छा टीचर होगा सोशल स्टडीज का, ठीक है, उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए, यानी नॉर्मली उसके अंदर क्या आप कह सकते हो हैबिट्स होनी चाहिए, क्या उसके अंदर कुछ गुण होने चाहिए, उसकी बात हम करेंगे, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो एक अच्छा इफेक्टिव अगर सोशल स्टडीज का टीचर बनना है, सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनना है, ठीक है, तो उस विषय की गहराई तक ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को, ठीक है। मैं खुद भी ऑफलाइन कोचिंग में जो पढ़ाता हूं तो सोशल साइंस ही पढ़ाता हूं, तो और ये मैं लगभग 9 साल 10वां साल चलेगा, अब ये सेशन 10 साल हो जाएंगे, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं। तो एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए आपको अपने विषय का अधिक ज्ञान होना चाहिए। जरूरी नहीं आप 10वीं पढ़ाने जा रहे हैं तो आप सिर्फ 10वीं किताब पढ़ेंगे और बच्चे को सब कुछ समझा पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बच्चे उस टॉपिक के पीछे ऐसे डाउट्स पूछेंगे जो आपको 10वीं का पढ़ा रहे तो आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इतना तक का नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आप उस टॉपिक को बहुत आसानी ढंग से समझा पाएंगे। क्योंकि क्लास में अगर 100 बच्चे हैं या 20 बच्चे, चलिए मान लीजिए कम से लेते हैं 20 बच्चे हैं, तो 20 बच्चों को कम से कम 10 प्रकार के डाउट आ सकते हैं, और 10 प्रकार के डाउट को आप एक ही उदाहरण या एक ही टॉपिक से नहीं समझा सकते। आपको 10 अलग अलग प्रकार, या हो सकता है कि बच्चे को एक प्रकार से बताया, 2 प्रकार से बताया, नहीं समझ में आया तो 3 4 5 कई सारा चीज इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत सारा खुद को पूर्व ज्ञान होना ही चाहिए। तो एक प्रभावी सामाजिक अध्ययन का शिक्षक बनने के लिए, इफेक्टिव टीचर बनने के लिए, इफेक्टिव सोशल साइंस का टीचर बनने के लिए शिक्षक में जो है अपने विषय की गहरी समझ, डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। किन किन चीजों की, इतिहास की, भूगोल की, नागरिक शास्त्र की, अर्थशास्त्र यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इसका डीप नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ उस टीचर का अपने विषय के प्रति जुनून होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए कि मैं, ऐसा नहीं कि ये सब्जेक्ट सबसे बेस्ट सब्जेक्ट साइंस ही होता है, मैथ्स ही होता है, बाकी सब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं है। कई ऐसे टीचर भी हमने देखे हैं, आपने भी शायद देखो, कि मामूली सब्जेक्ट जिसे हम समझते हैं जैसे कि हिंदी जैसा विषय है ना, लेकिन वो टीचर हिंदी को इतना बेहतरीन ढंग से हमें समझा देते हैं, इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ा देते हैं कि हमें घर पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्लास में चीजें याद हो जाती हैं और हिंदी के प्रति हमारी रुचि उत्पन्न हो जाती है। आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा टीचर मिला होगा, आप सबने देखा होगा कि आपको कोई वो सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद ही नहीं था पहले, लेकिन वो टीचर ऐसा मिल गया एक बार आके एक ऐसी क्लास में कि वो टीचर इतना अच्छा मिल गया कि उसने ऐसा पढ़ाया उस विषय की आपके इंटरेस्ट ही जाग गया उस विषय में। ऐसा कई बार होता है। तो एक शिक्षक में गुण होना ही चाहिए, ठीक है, कि वो अपने विषय के प्रति जुनूनी हो, पैशनेट हो एकदम अपने सब्जेक्ट को लेकर। साथ ही साथ वो छात्रों में क्रिटिसिज्म जैसी सोच भी ला सके, आलोचनात्मक सोच ला सके। यानी टीचर सिर्फ बच्चों को सुनना नहीं, सवाल उठाना कि मैं जो भी पूछूं डाउट पूछूं, मैं जो भी बताऊं पूछो कि सर ऐसा क्यों हुआ। कई बार अब जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो मैं इस टॉपिक को 10 तरीके से बता सकता हूं, लेकिन क्या हो 11वें तरीके से कोई पूछ दे, क्या हो 12वें तरीके से कोई पूछ दे, तो कैसा भी डाउट आ सकता है, परीक्षा में कैसा भी प्रश्न आ सकते हैं। इसलिए छात्रों को जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए टीचर चुपचाप सुनना नहीं, उसके प्रति सवाल जवाब करना भी आना चाहिए। ये भी बच्चों में रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। एक टीचर की जिम्मेदारी है कि बच्चे उसके पढ़ाई गई चीज के ऊपर डाउट करें, तभी तो टीचर और ज्ञान दे पाएगा, ठीक है। तो ये क्षमता जो है टीचर में होनी ही चाहिए। टीचर निष्पक्ष होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, है ना, कि बच्चों ने सवाल किया और टीचर ही फ्रस्ट्रेट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, टीचर के अंदर खुद भी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, वो
खुद भी मतलब किताब में जो टॉपिक लिखा है अगर उसी तरीके से बच्चे को समझाए और बच्चे को नहीं समझ में आए तो टीचर कोई क्रिएटिव तरीका अपनाए, कुछ अलग रचनात्मक तरीका अपनाए, अलग एग्जाम्पल दे, है ना, ये चीजें होनी चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के अंदर प्रमुख गुण कौन कौन से होने चाहिए? तो नंबर 1, विषय का व्यापक ज्ञान, एकदम बहुत ज्यादा डिटेल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, सामाजिक ऐतिहासिक समझ, उस विषय को लेकर, उस विषय की शुरुआत कैसे हुई, इस विषय में समाज में क्या मान्यता है, उस विषय का काम क्या है, वो विषय आगे चल के छात्रों के जीवन में क्या रोल प्ले करेगा, ये सब कुछ पता होना चाहिए। फिर आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच, टीचर की खुद की सोच भी आलोचनात्मक होना चाहिए। आलोचनात्मक का मतलब ये नहीं कि सबकी बुराई करे, इसका मतलब ये है कि किताब में जो बात लिखी है वो क्यों लिखी है, कैसे लिखी है, उसके बारे में पूरा क्रिटिसिज्म होना चाहिए, है ना, कि ऐसा नहीं कि बस जो लिख दी उसको मान लिया रट लिया, ऐसा नहीं, वो क्यों लिखा गया, किस सेंस में लिखा गया, कैसे लिखा गया, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। और सकारात्मक और अनुशासनात्मक व्यवहार होना चाहिए, डिसिप्लिन नेचर होना चाहिए टीचर का। साथ ही साथ वो सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड भी रखे स्टूडेंट्स के प्रति। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स ने कुछ डाउट पूछा, थोड़ी बहुत क्लास में मजाक मस्ती हुई तो टीचर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए तो बच्चे डाउट पूछने से डरेंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। तो एक अच्छे सामाजिक विज्ञान के शिक्षक का गुण क्या है? विषय का व्यापक ज्ञान होना, सामाजिक ऐतिहासिक समझ, आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच, साथ ही साथ सकारात्मक और अनुशासनात्मक व्यवहार। तो ये सब एक अच्छे सोशल स्टडीज के टीचर के क्या है? गुण हैं, ये उसके कह सकते हो क्वालिटीज होती हैं। तो ये थी हमारी 5वीं इकाई, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने देखे, इनके और भी डिटेल में क्वेश्चन आंसर्स और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे कोर्स में अवेलेबल है, आप कोर्स परचेस कर सकते हो। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप के लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके हमारा कोर्स परचेस कर सकते हो। 33% का ऑफ चल रहा है, लिमिटेड टाइम, अब एग्जाम जैसे नजदीक आ रही है तो इसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, तो जल्दी से जल्दी आपको कोर्स परचेस कर लेना है ताकि आप पढ़ने के लिए लंबा समय आपको मिल सके, क्योंकि 8 विषयों की परीक्षा एक साथ होती है लगातार, तो आपको 8 विषय तैयार करने हैं, इसलिए पढ़ने के लिए समय भी थोड़ा चाहिए होता है। तो कोर्स जरूर परचेस करें। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों, क्लासमेट, फ्रेंड के साथ उनके साथ शेयर जरूर करें, उनके व्हाट्सएप ग्रुप तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें, एग्जाम से संबंधित कोई नोटिफिकेशन, कोई जानकारी आएगा तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।